Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की जो परसेंटेज है वो दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत पाकिस्तान में हाई है। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी एटमॉस्फेयर के अंदर एयर पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और इस हाई क्वांटिटी ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से पाकिस्तान में रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की जो कंसंट्रेशन है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा है। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की बहुत सी टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 इज़ एम्फाइसीमा, नंबर 3 इज़ नमोनिया, नंबर 4 इज़ एस्थमा एंड नंबर 5 इज़ लंग कैंसर। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है, इस डिजीज़ के अंदर जितने भी ब्रोंकाई होते हैं बॉडी के अंदर या फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। इस एज अ रिज़ल्ट जो है इन ट्यूब्स के अंदर से म्यूकस की सिक्रीशन होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्रोंकाई में से म्यूकस की सिक्रीशन हो रही है। तो म्यूकस की जब सिक्रीशन होती है तो इसकी जो ट्यूबुलर वाल्स होती हैं, ये जो ट्यूबुलर वाल्स होती हैं इनकी में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, यानी कि उनका जो एरिया है वो कम हो जाता है। और ब्रोंकाइटिस की जो डिजीज़ है वो डिफरेंट तरह के काजेज़ हो सकते हैं। ये वायरसेस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और डिफरेंट तरह के केमिकल्स की वजह से, फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोक की वजह से भी ये डिजीज़ काज हो सकती है। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। अगर ब्रोंकाइटिस की टाइप्स की बात की जाए तो ब्रोंकाइटिस की दो तरह की टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड नंबर 2 इज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, यानी कि 2 वीक्स का ड्यूरेशन होता है और इसमें जो पेशेंट होता है जब वो रिकवर कर जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसके जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, यानी कि वो ठीक हो जाता है। ये ब्रोंकाइटिस जो होता है वो हल्का होता है। तो दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो ब्रोंकाई है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है और इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। इसका ड्यूरेशन 3 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक का होता है। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। अगर ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स की बात की जाए तो इसकी अलामात की बात की जाए तो इसकी बहुत सारी अलामात है। तो नंबर 1 इज़ कफ़। ब्रोंकाइटिस में आपको खांसी होती है और म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, यानी कि आपके मुंह से म्यूकस की जो है वो सिक्रीशन हो रही होती है, फिटीग होती है, आपको थकावट फील हो रही होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बुखार होता है आपको और साथ में आपको सर्दी लगती है और आपको जो चेस्ट का जो एरिया है उसमें आपको डिस्कम्फर्ट फील होती है। इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के अंदर आपके जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई की जो वॉल्स होती हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपके पास एक नॉर्मल एल्वोलाई है और ये आपके पास डैमेज एल्वोलाई है। तो डैमेज एल्वोलाई में जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी वॉल्स के अंदर तो लार्ज सैक्स बन जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लार्जर सैक्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सैक्स का जो सरफेस एरिया है वो गैस एक्सचेंज के लिए कम हो जाता है। जब ये लंग्स के टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो लंग्स जब एक्सलेशन करते हैं, यानी एयर को बाहर निकालते हैं बॉडीज़ में से, तो लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस नहीं आ सकते। यही रीज़न है कि ऐसे पेशेंट जिनको एम्फाइसीमा की बीमारी हो वो अपनी बॉडी में से एयर को बाहर पुश नहीं कर सकते और एयर जो है वो उनके लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। एम्फाइसीमा सिम्टम्स। अगर बात की जाए एम्फाइसीमा की सिम्टम्स की तो एम्फाइसीमा की अलामात में शामिल है आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है और इसके अलावा आपको खांसी होती है, आपको चेस्ट जो है अपनी वो बहुत ज़्यादा टाइट फील होती है, आपके सर में दर्द होता है, आपका वेट जो है वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा आपको थकन महसूस होती है, आपको सोने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा आप किसी भी काम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते और जो आपके एंकल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन जब एम्फाइसीमा के पेशेंट में जब ये इलामात ज़ाहिर होती हैं तब तक उसका 50% से लेके 70% का जो लंग टिश्यू होता है वो डैमेज हो चुका होता है और लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं।
नमूनिया नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर ये इन्फेक्शन आपके दोनों लंग्स के अंदर हो तो हम इसको कहते हैं डबल नमूनिया। और नमूनिया के डिफरेंट तरह के काजेज़ हो सकते हैं। ये किसी बैक्टीरिया की वजह से भी काज हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया। अगर ये वायरल की वजह से काज होगा तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से काज होगा। और इसके अलावा डिफरेंट तरह के फंगल इन्फेक्शंस भी नमूनिया का बाइस बन सकते हैं। तो नमूनिया में कोई भी ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है या फिर कोई फंगस है, कोई भी ऑर्गेनिज़म एल्वोलाई के अंदर इंटर होती है। एल्वोलाई के अंदर इंटर होने के बाद ये वहाँ पे जाके सेट हो जाती है, यानी वहाँ पे जाके सेटल हो जाती है। सेटल होने के बाद ये वहाँ पे जाके अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करने लग जाती है, यानी कि अपने जो नंबर है वो इंक्रीज़ करने लग जाती है। और वहाँ पे ये लंग टिश्यूज़ को ब्रेक कर देती है, और जितना भी जो एरिया होता है वो फ्लूइड और पस के ज़रिए जो है वो फिल हो जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपके पास एक नॉर्मल एल्वोलाई है और ये आपके पास एक इन्फेक्टेड एल्वोलाई है। तो इन्फेक्टेड एल्वोलाई के अंदर जितना भी एरिया है वो लिक्विड और पस के ज़रिए फिल हो गया है। सिम्टम्स ऑफ नमूनिया, अगर बात की जाए नमूनिया के सिम्टम्स की, तो नमूनिया की इलामात में हमारे पास शामिल है सर का दर्द, बुखार, आपको वीकनेस फ़ील होती है, आपको खांसी आती है, बिल्कुल ड्राई खांसी होती है, और इसके अलावा आपको ठंड महसूस होती है, आपके गले में दर्द महसूस होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और इसके अलावा आपके जितने भी मसल्स होते हैं उनमें पेन होता है। इसके अलावा नमूनिया के पेशेंट की जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाता है और वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से नमूनिया के जो पेशेंट का स्किन कलर है वो पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया, अगर बात की जाए नमूनिया के ट्रीटमेंट की, तो नमूनिया के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया के लिए। और इसके अलावा अब डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल है नमूनिया को ट्रीट करने के लिए। इससे पहले पहले वक्तों में जब नमूनिया के लिए कोई भी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नमूनिया की बीमारी से उनकी डेथ हो जाती थी। एस्थमा एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि एक एलर्जी की फ़ॉर्म है, और इस बीमारी के में आपके जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपके पास एक नॉर्मल ब्रोंकाई है और ये आपके पास एस्थमा पेशेंट का ब्रोंकाई है। तो एस्थमा पेशेंट के जो ब्रोंकाई होगा उसमें स्वेलिंग हो जाएगी और उसमें म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, और इसके अलावा जो एयरवेज होंगे, यानी कि जो होल होगा जहाँ से एयर जो है वो पास हो रही होती है वो नैरो हो जाएगी, यानी कि वो होल जो है वो कम हो जाएगा। अस्थमा पेशेंट्स के अंदर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के एलर्जन से सेंसिटिव होते हैं, यानी कि डिफरेंट तरह के एलर्जी के जो एलर्जी काजिंग फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डस्ट, मट्टी से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, स्मोक से, धुएं से, परफ्यूम से, पोलन से, ये सारी चीज़ें जो हैं अस्थमा के पेशेंट्स को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जब ये अस्थमा के पेशेंट्स किसी भी एलर्जन से एक्सपोज होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो फ़ौरन से जो है इनके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स होता है। तो इस कंडीशन में अस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, एस्थमा के पेशेंट्स में डिफरेंट तरह की इलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें शामिल है कफ़िंग, खांसी होना, वीजिंग। वीजिंग का मतलब ये है कि एस्थमा के पेशेंट जब सांस लेते हैं तो उनकी सांस में से ना सीटी बजने की आवाज़ आ रही होती है। और चेस्ट टाइटनेस, यानी उनके पेशेंट्स को अपनी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइट फील होती है। इसके अलावा उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इन केमिकल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर सकें, ज़्यादा फैला सकें। और ये जो मेडिसिन्स होती है वो इन्हेलर्स की फॉर्म में दी जाती हैं। एस्थमा के पेशेंट्स इन्हेलर्स के ज़रिए इन मेडिसिन्स को अपने अंदर इन्हेल करते हैं। लंग कैंसर, लंग कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है, इस डिजीज़ के अंदर लंग के जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ के अंदर सेल्स की डिवीज़न होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपके सामने एक हेल्दी लंग है और ये लंग कैंसर है। इस आप जैसे इस लंग में देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, उनकी जो डिवीज़न हो रही है जिससे सेल की क्वान्टिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो सेल हैं ये विदाउट किसी कंट्रोल के वो डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होके ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्यूमर्स में।
और इस तरह से जो सेलुलर ग्रोथ होती है, ये सेलुलर ग्रोथ ना सिर्फ टिश्यूज़ को बल्कि ना सिर्फ लंग्स को बल्कि लंग्स के आसपास के जितने भी एडजेसेंट टिश्यूज़ होती हैं उनको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। लंग कैंसर एक मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से दुनिया में ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो कैंसर रिलेटेड डेथ्स होती हैं, और कैंसर रिलेटेड डेथ्स में लंग कैंसर जो है वो सबसे मोस्ट जो है वो कॉमन है। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 1.3 मिलियन जो डेथ्स होती हैं एनुअल, यानी साल में जो डेथ्स होती हैं वो लंग कैंसर की वजह से होती हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर के कॉमन सिम्टम्स में शामिल है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपका वेट लॉस हो जाता है, आपको चेस्ट में पेन फील होता है। इसके अलावा आपको कफिंग होती है, खांसी होती है, और खांसी में अक्सर आपके ब्लड भी आ रहा होता है। कॉमन काजेज़ ऑफ लंग कैंसर, अगर लंग कैंसर के कॉजेज़ की बात की जाए तो लंग कैंसर में जो है वो डिफरेंट तरह की वजूहात की वजह से कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरह के कार्सिनोजेंस में आपके पास शामिल है सिगरेट का धुआं, सिगरेट के धुएं की वजह से कोई भी रेडिएशंस हैं या फिर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से लंग कैंसर जो है वो कॉज होता है। तो इसमें जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग सबसे बड़ी रीज़न है लंग कैंसर के लिए। स्मोकिंग जो है लंग कैंसर का बाइस बनती है, और रिस्क ऑफ लंग कैंसर जो है वो नॉन स्मोकर्स में, यानी वो लोग जो कि स्मोकिंग नहीं करते उनके अंदर लंग कैंसर का जो रिस्क है वो कम होता है। लेकिन वो लोग जो स्मोक करते हैं उनके अंदर जो लंग कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिगरेट के अंदर 50 जो है कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि लंग कैंसर का बाइस बनते हैं। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग कहते हैं कि जब आप खुद स्मोकिंग ना कर रहे हो लेकिन आपके घर में या आपके करीब कोई और बंदा स्मोकिंग करता है, तो उसका जो धुआं आपके अंदर इनहेल हो रहा होता है, आपके अंदर जा रहा होता है, तो उस धुएं की वजह से भी आप में लंग कैंसर हो सकता है। तो जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग का जो बर्निंग एंड है वो एंड जो जल रहा होता है वहाँ से जो धुआं निकलता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है बनिस्बत के उस एंड के फिल्टर एंड के जो कि जो खुद स्मोकिंग कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो धुआं जा रहा होता है वो तो फ़िल्टर होके जा रहा होता है, लेकिन दूसरे इंसान तक जो धुआं जा रहा होता है वो बर्निंग एंड के ज़रिए जा रहा होता है। वो जो धुआं होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है और वो लंग कैंसर का बाइस बनता है। लंग कैंसर प्रिवेंशन टिप्स, लंग कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह से कि आप जो है वो टोबैको स्मोकिंग जो है उसको आप छोड़ दें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं उनको ये कहा है कि वो जो टोबैको की जो एडवर्टाइजिंग है उसको ख़त्म कर दें, यानी टीवी के ऊपर टोबैको की, सिगरेट की कोई भी एडवर्टाइजमेंट ना चलाई जाए ताकि जो यंग पीपल हैं वो स्मोकिंग ना कर सकें। इसके अलावा अगर कोई इंसान जिसको लंग कैंसर हो गया और वो स्मोकिंग करता है और फिर वो लंग कैंसर होने के बाद अगर वो स्मोकिंग छोड़ दे, तो उससे क्या होगा, जो उसके लंग्स को जो डैमेज हुआ होगा वो रिपेयर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, और उसके लंग्स में जितने भी कंटेनमेंट पार्टिकल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से एक लंग कैंसर का जो पेशेंट है वो भी लंग कैंसर को रिकवर कर सकता है। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि सिगरेट के धुएं के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो टोबैको स्मोक के अंदर 4000 उनकी क्वांटिटी होती है केमिकल्स की, जिसमें से 50 जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं और बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो एक सिगरेट के अंदर होता है निकोटीन। निकोटीन एक पावरफुल पॉइज़न है और पास्ट में इसको एज आ इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता था। जब हम टोबैको को स्मोकिंग में इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाता है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचने के बाद ना सिर्फ हमारी आर्टरीज़ के जो वाल्स होते हैं उनको हार्ड कर देता है, सख्त कर देता है, बल्कि ये हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है। रेट ऑफ स्मोकिंग, बहुत से लोग सोचते हैं कि जो लंग कैंसर है उसकी जो प्राइमरी रीज़न है वो स्मोकिंग है, यानी कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं सिर्फ उनके अंदर ही जो है ये लंग कैंसर डेवलप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट जो है वो आपकी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, आपके सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। लेकिन स्मोकर्स के अंदर डिजीज़ डेवलप होने की जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह की डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
अकॉर्डिंग टू WHO, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यानी कि डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनके अंदर जो स्मोकिंग का जो रेशो है वो कम हो गई है। लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्मोकिंग की क्वांटिटी कम नहीं हुई, बल्कि वहाँ पे जो स्मोकिंग का जो रेट है वो 3.4% पर ईयर 2002 से लेके अब तक इंक्रीज़ हो रहा है। रिस्क फ्रॉम स्मोकिंग, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह के कैंसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किडनी, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर और पेंक्रियाज, यानी कि इनके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर कैंसर जो है वो कॉज हो सकता है। टोबैको स्मोक के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे एयर पैसेज वेज को डैमेज करते हैं, और इसकी वजह से हमारे अंदर एम्फाइसीमा या डिफरेंट तरह के जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स काज होते हैं। स्मोकिंग जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और टोबैको स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। इसी तरह से स्मोक के अंदर डिफरेंट तरह की केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की जो अमाउंट होती है, प्रोडक्शन होती है, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे तो हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा विस्कियस हो जाएगा, और एक बीमारी होगी जिसका नाम है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। स्मोकर्स के अंदर डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं, डिफरेंट तरह की डाइजीज़ होती हैं। स्पेशली जो है स्मोकर्स को लंग्स की डाइजीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी के चांसेस होते हैं वो 2 to 4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर नमूनिया की बीमारी के जो चांसेस है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग की वजह से हमारे जो गम्स होते हैं, गम्स में भी इन्फेक्शन होता है, और हमारे जो टीथ्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और टीथ लॉस जो है वो 2 से लेके 3 टाइम्स हाइयर होता है स्मोकर्स में बनिस्बत के नॉन स्मोकर्स में। यानी कि वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं उनमें जो टीथ लॉस होता है यानी दांत जो गिर जाते हैं, वो स्मोकिंग करने वाले इंसानों में उसका जो रेट है वो हाई होता है। वो लोग जो कि नॉन स्मोकर्स होते हैं यानी कि वो खुद स्मोकिंग नहीं करते, बल्कि वो कोई दूसरा इंसान जो स्मोकिंग कर रहा हो तो उसका धुआं उनके अंदर जा रहा होता है, यानी कि उन्हें हम कहते हैं पैसिव स्मोकर्स। ऐसे पैसिव स्मोकर्स के अंदर जो कि घरों के अंदर या फिर किसी भी वर्क प्लेस पे जहाँ पे सिगरेट का धुआं उनकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है किसी दूसरे इंसान के ज़रिए, तो ऐसे इंसानों के अंदर हार्ट डिजीज़ का जो दिल की बीमारी का जो रिस्क होता है वो 25 से 30% ज़्यादा होता है, और इनके अंदर लंग कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो भी 20 से लेकर 30% ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग इफ़ेक्ट सोशल लाइफ, स्मोकिंग जो है किसी भी इंसान की सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट कर देती है। स्मोकर जो कि स्मोकिंग करते हैं वो जो है सोशल अनएक्सेप्टेंस को फेस करते हैं, यानी कि लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं, तो इसलिए जो है वो सोशली तौर पे सोशल लाइफ उनकी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रही होती है। हर साल पूरी दुनिया में 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इसका मतलब ये है ताकि इस डे के ज़रिए अवेयरनेस दी जा सके, लोग जो है वो स्मोकिंग को प्रिवेंट करें। I hope students you have gained the concept of respiratory disorders and bad effects of smoking. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.